नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। हाथरस के बुलगड़ी गांव में 19 साल की दलित लड़की के साथ कथित गैंगरेप और उसकी मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। हाथरस कांड के मुख्य आरोपी संदीप ने जेल से एसपी को चिट्ठी लिखकर सभी आरोपियों को बेकसूर बताया। चिट्ठी में कहा गया है कि आरोपियों की पीड़िता के साथ दोस्ती थी, दोनों की आपस में बातचीत भी होती थी, लेकिन मौके पर पिटाई आरोपियों ने नहीं की, बल्कि पीड़िता की मां और भाई ने पिटाई की है। तो जिसके बाद उसकी मौत हुई और चिट्ठी में चारों आरोपी संदीप, रामू, रवि और लवकुश के हस्ताक्षर और उनके अंगूठे के निशान भी हैं। आरोपियों ने चिट्ठी में लिखा है कि उनकी लड़की से दोस्ती थी, फोन पर बात भी होती थी, इस वजह से उस दिन मां और भाई ने लड़की की पिटाई की थी। आरोपियों ने यूपी पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उधर कथित तौर पर गैंगरेप और हत्या की शिकार युवती के परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि जिला प्रशासन ने अवैध रूप से उन्हें उनके घर में कैद कर रखा है। उन्हें इस कैद से छुटकारा दिलाया जाए और घर से बाहर जाने और लोगों से मिलने की अनुमति दी जाए। बिल्कुल, और इस याचिका में पीड़िता के परिवार का प्रतिनिधित्व वाल्मीकि समाज के लिए काम करने वाला एक संगठन कर रहा है। पीड़िता के पिता, पीड़िता की मां, 2 भाई और 2 अन्य परिजन ने ये याचिका दायर की है। हर रोज हाथरस कांड में बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब आरोपियों की जो चिट्ठी सामने आई है उससे भी बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। आरोपी संदीप ने साफ तौर पर इस चिट्ठी में कहा है कि उसकी जो लड़की है उससे दोस्ती थी और क्योंकि घर वालों को ये दोस्ती नामंजूर थी, इसीलिए घर वालों ने ही बच्ची की हत्या की। ये बड़े आरोप जो है संदीप द्वारा, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है इस मामले में, उसके द्वारा परिवार वालों पर लगाए गए हैं। तो हर रोज नए खुलासे हाथरस कांड में निकलकर सामने आ रहे हैं और ये एक और नया और बड़ा खुलासा, आरोपी की जो चिट्ठी है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, क्या ये वाकई सच है या फिर सजा से बचने का दाव। पीड़ित परिवार की हाईकोर्ट में अर्जी है और क्या कुछ इस अर्जी में लिखा गया पीड़ित परिवार ने, ये हम आपको बता रहे हैं। अर्जी में लोगों से मिलने जुलने की पूरी छूट दिए जाने की मांग की गई है, अपनी बात खुलकर रखे जाने की भी मांग की गई है पीड़ित परिवार द्वारा। साथ ही पीड़ित परिवार की तरफ से सुरेंद्र कुमार ने अर्जी दाखिल की है और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रशासन की बंदिशों के चलते पीड़ित परिवार घर में कैद हो गया है। ये पीड़ित परिवार ने कहा है हाईकोर्ट से, बंदिशों के चलते तमाम लोग मिलने नहीं आ पा रहे हैं, ये छूट दी जाए कि बाहर से लोग जो आ रहे हैं उससे पीड़ित परिवार मिल सके, अपनी बात जो है वो खुलकर समाज के लोगों के सामने रख सके। पीड़ित परिवार ने यह अर्जी दाखिल की है हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट में क्या कुछ अर्जी दाखिल की है पीड़ित परिवार ने, वो हम आपको बता रहे हैं। पीड़ित परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा है कि उन्हें बंदिश जो एक तरीके से बांधा गया है प्रशासन की तरफ से, वो उन्हें छूट दी जाए, समाज के सामने खुलकर बोलने की छूट दी जाए। वहीं आरोपियों की जो चिट्ठी है, जो एसपी को चिट्ठी भेजी गई है आरोपियों ने, उसमें क्या कुछ लिखा गया है वो हम आपको बताते हैं, जिससे बड़े खुलासे सामने आए हैं। आपको बता दें कि आरोपियों ने चिट्ठी में कहा है कि लड़की से उनकी दोस्ती थी और साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि उसके परिवार को जो दोस्ती थी लड़की की और उन लड़कों की, वो पसंद नहीं थी। आरोपियों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है और साथ ही लेटर पर सभी आरोपियों के नाम और अंगूठा भी वहां पर लगाया गया है उस लेटर में। तो ये बड़ी बातें अब इस पूरे केस में निकलकर सामने आ रही हैं। हर रोज ये केस नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है और आज जो आरोपियों की चिट्ठी सामने आई है, जो एसपी को लिखी गई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि हमारी दोस्ती थी उस लड़की से और क्योंकि परिवार वालों को नामंजूर थी ये दोस्ती, इसीलिए ये सब साजिश रची गई है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हाथरस कांड में चिट्ठी वाला दाव आखिर है क्या, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जिससे सबसे पहले आपका ताल्लुक करा देते हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। कपिल श्रीवास्तव जुड़े हैं, प्रवक्ता है सपा के। राजेश तिवारी जुड़े हैं, नेता है कांग्रेस के। वहीं डॉक्टर रविकांत जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर रविकांत, आपके पास सबसे पहले मैं आना चाहूंगी,
ये जो हाथरस कांड में इसमें हर रोज नया मोड़ निकलकर सामने आ रहा है और अब जो चिट्ठी निकलकर सामने आई है जो कि एसपी को भेजी गई है आरोपियों द्वारा, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि दोस्ती थी उस लड़की से और क्योंकि परिवार वालों को यह दोस्ती नामंजूर थी तो ये साजिश रची गई है। बड़े आरोप इस चिट्ठी में लगाए गए हैं कि जो मां है पीड़िता की, उसने और भाई ने पीड़िता को मारा था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। तो कितना यकीन संदीप की चिट्ठी पर किया जाए? क्या ये ऑनर किलिंग है वाकई या फिर ये सजा से बचने का एक दाव है आरोपियों की तरफ से? रविकांत जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी हाँ, अब आ रही है जी। रविकांत जी, क्या लगता है आपको, कितना विश्वास किया जाए आरोपियों की चिट्ठी पर? क्या आपको लगता है जो उस चिट्ठी में लिखा गया है कि वो वाकई सच है? क्या वाकई ये जो मामला है ऑनर किलिंग का है या फिर सजा से बचने के लिए आरोपियों ने ये दाव खेला है? देखिए, गांधी का देश है जिसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आजादी है, कितना भी बड़ा भी अपराधी क्यों ना हो और सामने ही उसको क्यों ना गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन फिर भी भारतीय न्याय व्यवस्था में आरोपी को अपनी बात कहने का अधिकार है और मुझे लगता है कि उसी अधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया है। हम लोग जिन हालातों को देख रहे हैं उससे निश्चित आरोपी अपने जो सामाजिक स्थिति है रविकांत जी, आपकी आवाज अभी ठीक से नहीं पहुंच पा रही, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। लेकिन हरीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। रोजाना नए मामले आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, आरोपी कह रहे हैं साहब हम बेकसूर हैं, जो पीड़ित परिवार है उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया, बच्ची को मारा पीटा, तरह तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। ऐसे में जांच एजेंसियां एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई जांच के लिए कहा गया था। 3 अक्टूबर को इस बात का ऐलान हुआ था, अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया? जबकि अब पूरा मामला कभी इधर जाता दिखाई दे रहा है, कभी उधर जाता दिखाई दे रहा है। सच्चाई क्या है, वो कैसे सामने आएगी? हरीश जी, किससे आपका? हरीश जी, आप ही से है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ऑर्डर कर रखी है इसी के लिए कि ये दूध का दूध पानी का पानी हो। बहुत सारी बातें इस मसले को लेकर के आ रही सामने। हाँ। और एसआईटी भी जांच कर रही है, सीबीआई की भी जांच केंद्र से मंजूर हो गई है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही और भी आला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि ताकि उस परिवार की सुरक्षा और वो जो कंसर्न बहुत सारे बताए जा रहे थे उनको भी एडजस्ट किया जा सके, परिवार को पूरी सुरक्षा प्रदान की जा सके। अब ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही नहीं लिखा ये, इस पे तो कोई बात कही नहीं जा सकती जब तक जांच के बाद जो जांच एजेंसियां हैं इस पे अपने निष्कर्ष न दें। तो ये तो सीबीआई की जांच के बाद ही जो तथ्य आएंगे। हाँ। या एसआईटी जो जांच कर रही है और वो 2-3 दिन जो उसमें अब तक जांच में तथ्य मिले होंगे वो सबके सामने आएंगे। ठीक है। कपीश, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पे चाहता हूं, क्योंकि इंसाफ की मांग हो, बच्ची को इंसाफ मिले, जिसके साथ ये वारदात हुई उसके साथ इंसाफ हो। हम लगातार ये मुहिम चला रहे हैं, लेकिन अब जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से भी आवाज उठ रही है, यानी जो आरोपी हैं उनकी तरफ से भी आवाज उठ रही है, पीड़ित भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। दोनों तरफ मामला कभी इधर कभी उधर जाता दिखाई दे रहा है। अब जो आरोपी है उन्होंने चिट्ठी लिखी है, वो ये कह रहे हैं साहब हम बेकसूर है, पीड़ित परिवार ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। राजेश जी, मैं बहुत सीधी एक बात ये कहता हूं कि हम विधिक रूप से बात करेंगे, विधिक तथ्यों पे बात करेंगे, क्योंकि बाकी चीजें अनर्गल प्रलाप होंगी। हाँ। मैं एक बात ये कहता हूं कि जो बिटिया का मामला दर्ज हुआ, पहले तो अल्पीकरण में हुआ था, 3 बार के बाद एफआईआर में ये आपकी 376 डी जोड़ी गई। जिस मुकदमा अपराध संख्या पे ये धारा दर्ज हुई है उस पे जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है एसआईटी की। अब दूसरी बात हम कह रहे हैं कि जो अभी रविकांत जी कह रहे थे
कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है जो संविधान से हासिल है, वो बिल्कुल इस तरह की बातें लिख सकते हैं, कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात सच है। हाँ। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट, ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो स्पष्ट रूप से ये कहती है कि अभियुक्त का बयान जो है वो ग्राह्य नहीं है, कि अगर वो अपनी बचत के लिए कहना चाहता है हाँ। तो चार्जशीटेड होने के बाद जब मामला विचारण में आएगा तब उसको जो है 313 सीआरपीसी के तहत उसका बयान मुलजिम दर्ज किया जाएगा, या पुलिस 161 के बयान में उसकी बात ले सकती है। तो ये चिट्ठी पत्री लिखना कोई मतलब नहीं है उसका, उसको संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, ना मीडिया को डिस्कशन करनी चाहिए। मैं एक राय दे रहा हूँ आपको, आप करें आपका जी, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ क्योंकि उसकी लीगल वैल्यू शून्य है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं, आधार ही नहीं। हाँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय हरीश जी इस बात को कहने से क्यों बार बार बच रहे हैं कि जब आपने सीबीआई की संस्तुति कर दी है तो आपने 10 दिन एसआईटी की जांच का को बढ़ाया क्यों? और दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आज ये वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे हैं आपके चैनल पे, इस बात को बता दें कि जो सीबीआई की इंक्वायरी सेटअप की है सरकार ने, जो संस्तुति दी है केंद्र सरकार के लिए और केंद्र सरकार जिसको ग्राह्य कर रही है, वो इस मुकदमे के मुकदमा अपराध संख्या 376 डी सेक्शन के तहत होगी, या इनके निग्लिजेंस जो अधिकारियों ने किया है उसके तहत होगी, या जो अभियुक्त जो बयान दे रहा है कि ये ऑनर किलिंग उनके द्वारा की गई है और उसने जो बयान अपने रखे हैं उस पर जांच होगी। हाँ। क्योंकि इस समग्र जांच लीगलिटी रूप से नहीं हो सकती है। हाँ। अगर आपने इस मुकदमा अपराध संख्या पे किया है तो सीबीआई सिर्फ इस बात की जांच करेगी कि यह बलात्कार सामूहिक रूप से हुआ था या नहीं हुआ था और चार्जशीटेड करेगी। और दूसरी चीज जो निग्लिजेंस सर्कमस्टेंसेस इनके आए थे पुलिस अधिकारी जिसपे सस्पेंड भी हुए और डीएम साहब अभी भी बने हुए हैं, जबकि गलती तो सारी उनकी थी, तो उनकी नेग्लिजेंस पर होगी या किस बात पे होगी ये बता नहीं पा रहे हैं, ना बताएंगे, देखिएगा अभी कन्नी काट जाएंगे। ठीक है, इस पे स्पष्टीकरण ले लेते हैं कपिश जी, हरीश जी से इस पे जवाब ले लेते हैं। हरीश जी, आप इसके जो हालात बने हैं उसको जरा साफ करें। नहीं, देखिए कपिश जी जो बात कर रहे हैं, एसआईटी जो भी जांच कर रही है 3 दिन उसकी अवधि इतने दिन तक काम कर रही थी, तो इसके लिए 3 दिन तक का समय उसको बढ़ाया गया है। लेकिन जो सीबीआई की इंक्वायरी है, सीबीआई की इंक्वायरी में सारे विषय, वो चाहे उसके बलात्कार और गैंग रेप की बात हो और उससे जुड़ी घटनाएं हो, या ये जितने भी इस तरह के सवाल उठाए गए हैं वो सारी राजेश भाई नहीं होना चाहिए। हरीश जी को लीगलिटीज मालूम नहीं है। सीबीआई की जांच के जज में होगा और जो भी एसआईटी भी जो जांच कर रही है उसकी भी जो फाइंडिंग होगी वो फाइंडिंग भी वो एसआईटी को हैंड ओवर करेगी। हरीश जी बिल्कुल गलत बात आप कह रहे हैं, क्योंकि लीगलिटीज अगर आप चेक कर ले, पहले आप पता कर लीजिएगा अपने आप, जिस मुकदमा अपराध संख्या पर मुकदमा दर्ज हुआ है सिर्फ उस अपराध की जांच सीबीआई कर सकती है। अगर उसको नेग्लिजेंस की देना है या अन्य बातों के लिए देना है तो आप उनके लिए अलग से इंक्वायरी सेटअप करा पाएंगे। एक ही पे सारी चीजों की जांच नहीं होती है, मुकदमा अपराध संख्या पे अदर चीज की जांच नहीं हो सकती है। दूसरी चीज बता दूं, जब एसआईटी का गठन आपने किया था और 1 हफ्ते का डेट उनको दिया था कि वो जांच करेंगे, आपने 10 दिन का डेट बढ़ा दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपने इंक्वायरी सेटअप कराने के लिए आपने सीबीआई की संस्तुति कर दी, केंद्र सरकार ने मान लिया, तो एसआईटी की 10 दिन की जांच क्यों बढ़ा करके आप उन तथ्यों से खेलना चाह रहे हैं? क्योंकि जितना ज्यादा आप देरी करेंगे न्याय उतना ही विफल होगा और साक्ष्य मिट जाएंगे। तो और कितना साक्ष्य मिटाने लेट लतीफी क्यों की जा रही है जांच में? वैसे ही आपने सीधा साफ यही सवाल आपसे, इतना लेट लतीफी क्यों की जा रही है? ये आरोप बिल्कुल गलत है। सरकार ने और सीबीआई उसमें मुकदमा दर्ज करके अब उसकी जांच शुरू करेगी। तो ये जो शंकाएं कपिल जी जाहिर कर रहे हैं वो उनका कोई आधार नहीं है। वो अपनी पार्टी की तरफ से भले इस तरह की अभिव्यक्ति दे रहे हैं, लेकिन सीबीआई जो इंक्वायरी करेगी, मुझे विधि की जानकारी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ माननीय, ऐसा नहीं है मुझे कोई, मैं प्रवक्ता जरूर हूं उनका, लेकिन लीगलिटीज की जनके की चोट पर मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी से आपको कह रहा हूं।
नहीं, वो आप सही है कि वो दूसरी जांच नहीं कर सकती है, उसके लिए आपको अलग से संस्तुति देनी पड़ेगी। काइंडली आप अपने लीगल सेक्शन से इस बातों को आप पता कर लीजिए। हरीश जी, सीधी सी बात ये है कि देरी क्यों हो रही है, उस बच्ची को न्याय दिलाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? सीधी सी बात है कि अगर जांच होनी है, तेजी से हो चुकी, जितनी देर होगी उतनी तरह तरह के जो मामले हैं वो सामने आएंगे, कभी इधर से आरोप कभी उधर से, तो जरूरी है कि तेजी से जांच हो, किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सके। जब जांच काटकूट होगी, कोर्ट में जाएगी, तो ये जब तक जजमेंट नहीं हो जाता तब तक तो लोग तरह तरह के अपने वो पेश करते रहते हैं। आपने निठारी कांड देखा, आपने ये निर्भया कांड देखा। हरीश जी, सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन कब जारी करेंगे? हरीश जी, सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा? सरकार की तरफ से कोई सरकार मनी लॉन्ड्रिंग वो आप और जहां तक ये बात कहना कि वो जांच सरकार कहाँ डिले कर रही? सरकार ने तत्काल SIT जांच महाराष्ट्र में तो एक दिन में भेज दी बात है। महाराष्ट्र में तो आपने एक दिन में सीबीआई भेज दी, उत्तर प्रदेश में और केंद्र में केवल इंजन की सरकार है, तो आप उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों बात को छुपाना चाहते हैं? क्या इस देश के लोग इतने मूर्ख हैं कि आपकी मंशा न समझ सके? नहीं, देखिए कपिल जी, ये बात गलत है। अब लोगों को क्या है, लोग तो क्या क्या कहते है, पीड़िता को पूरा न्याय मिले, उस परिवार को न्याय मिले, और जो भी नेग्लिजेंस है, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, वो भी स्पष्ट हो कि कहां किस स्तर पे किसकी गलती है, किसकी चूक है, उसको भी सजा मिले। राजेश तिवारी, ऐसे न्याय मिलेगा क्या? अब तक सीबीआई को नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, अब तक जांच में कुछ निष्कर्ष सामने निकल के नहीं आ पाया, 10 SIT की जो जांच थी उसको 10 दिन और बढ़ा दिया गया है, उधर जो आरोपी हैं वो भी अब चिट्ठी लिखने लगे हैं और खुद को बेकसूर बता रहे हैं। हालांकि वो जांच का विषय है, क्योंकि हर आरोपी खुद को बेकसूर ही बताता है, लेकिन मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पे चाहता हूं। देखिए भाई साहब, पहली बात बड़ी एक स्पष्ट में कह देना चाहता हूं कि पूरी घटना में जिस तरह से मामले की लीपापोती कर रही सरकार, वो निंदनीय। सरकार अब इस बड़ी विभत्स घटना हुई है, ये बड़ी विभत्स घटना है ये। हाँ। उसके बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ था पहले 307 और 376 में दर्ज हुआ था लोकल थाने में, तो उसमें SIT ने क्या जांच की? दूसरी, सीबीआई ने अभी तक नोटिफिकेशन तो किया नहीं। अब भाजपा वालों की असल में जो मर्जी होती है, इनकी मर्जी है कि इसको कैसे सांप्रदायिक रंग दिया जाए, क्योंकि कोई भी घटना होती है, जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं, ये उसमें अपने राजनीतिक नोटिस देखने लगते हैं। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, दो चीजें मुझे आप कंफर्म करके बताइए। पहली बात तो दुष्कर्म हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जो डाइंग डिक्लेरेशन पीड़िता ने किया है, क्या आप उसको मानते हैं कि नहीं? भारतीय संविधान तो डाइंग डिक्लेरेशन को वैधता देता है, भाजपा उसको मानती कि नहीं, उसकी बात है। पहली। दूसरी बात इनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर किन परिस्थितियों में लाश को रात में जलाया गया? क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं था, या क्या एसपी की मर्जी थी? अगर मुख्यमंत्री को पता नहीं था तो ये उनकी सरकार का फेलियर है। अगर एसपी ने अपनी मर्जी से जलाई तो उस पर क्या कार्रवाई नहीं हुई? दूसरी बात, आपने पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया, लेकिन जो जिलाधिकारी खुलेआम जिसकी वीडियो क्लिप आई, परिवार वालों को कह रहा है कि मीडिया चली जाए, ये चले जाए, वो चले, हम यही रहेंगे, इसके खिलाफ मुख्यमंत्री ने क्या एक्शन लिया? मैं बहुत क्लियर बताना चाहता हूं, इसके पहले भी जो भी बलात्कारी हुए हैं, भाजपा ने उनका संरक्षण किया है, तो चाहे उच्च पदों पे रहे हो, चाहे स्वामी चिन्मयानंद जी रहे हो, चाहे कुलदीप सेंगर रहे हो, तो बलात्कारियों को संरक्षण देना भाजपा की संस्कृति है। ये अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। इनको पीड़िता को न्याय मिले कि न मिले इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात कर रहे हैं, फंडिंग हो रही है। अरे आप ये बताइए कि जो FIR दर्ज हुई है इस पे SIT ने क्या किया? और SIT पे हमें विश्वास भी नहीं है। श्रीवास्तव जी, अभी कोविड के मामले में घोटाला जो हुआ था, आपने SIT का गठन किया था, उसकी रिपोर्ट आई, उस पर क्या कार्रवाई हुई? आप जनता को बरगलाना बंद कीजिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बता दीजिए कि मठ नहीं है, प्रदेश है। मठ चलाने की शर्तें अलग होती है, प्रदेश चलाने की शर्तें अलग होती है। आपको धिक्कार क्यों ऐसी सरकार पर? तो एक पीड़िता को न्याय दिलाने के नाम नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष को विकास मंजूर नहीं है, विपक्ष की चाल है, जातीय दंगों में भड़काना चाहता था विपक्ष। मुख्यमंत्री ने तो साफ शब्दों में कहा है। इनका तो काम ही यही है
जब महाराष्ट्र में बात हुई, भीमा कोरेगांव उन्होंने कर दिया, वहां सांप्रदायिक दंगों का उन्होंने रंग दिया। उत्तर प्रदेश में हुई तो जैसे इनके उपाध्यक्ष दयाशंकर जी ने मायावती जी को अपशब्द बोले, इन्होंने क्या किया, उसको दलित बनाम ठाकुर कर दिया। राजेश जी, स्वाति सिंह को इन्होंने मंत्री बना दिया। राजेश जी, तो काम है, दिक्कत ये है कि आपको हर चीज में दिक्कत है। अगर वहां पर अगर दंगे हो जाते तब भी आपको दिक्कत होती। अगर रातों रात शव नहीं जलाया जाता, जो व्यवहार किया गया वो गलत है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये भी सफाई दी गई है कि अगर बच्ची का शव नहीं जलाया जाता तो फिर हाथरस जाता। रातों रात आप सिद्ध करना चाहते, क्या सिखाना चाहते थे आप? उसके परिवार के लोग हमें थे। आप बड़े हिंदू धर्म की बात करते हैं, राम राज की बात करते हैं। किसी हिंदू सनातन धर्म में कहीं लिखा गया क्या कि सूर्य के बाद लाश जलाई जाती है? अरे भैया, आप जो है हर चीज में राजनीतिकरण मत कीजिए, हर चीज को सांप्रदायिक रंग मत कीजिए। आप हमें ये बताइए। अरे जी, चीजें आगे बढ़ रही हैं, केस आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो चीजें पीछे रह गई हैं उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? सीधा सवाल है। क्यों नहीं बात करेंगे आप? जवाब दीजिए हरीश जी। देखिए, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी से मेरा सवाल है कि अभी तक सीबीआई ने नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया? एसआईटी की जांच की डेट क्यों बढ़ाई गई? और जो 376 में मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें कहां तक प्रगति है? श्रीमान जी सुन लीजिए, तिवारी जी, कांग्रेस का ये चरित्र है, वो राजनीति की ये जो महिला अपराध जैसे जो विषय हैं, इस पे भी वोट की राजनीति करना कांग्रेस का सगल बन चुका है। अरे और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करती है। जो भाजपा दोनों विरोध है, ये कांग्रेस ही नहीं है। आप जो किसी घटना में कांग्रेस का चरित्र है, किसी घटना में निष्पक्षता भारतीय जनता पार्टी ये विरोध मेल ही नहीं करता है। ये कांग्रेस का चरित्र है। आप हमारे जो आप राहुल जी प्रियंका गांधी जी परिवार से मिलने जा रहे थे, क्या इस प्रदेश में किसी कोई परिवार से मिलकर उसे सांत्वना देना अपराध है? राहुल जी और प्रियंका वाड्रा को राजस्थान नहीं दिखाई पड़ रहा। आखिर आपने गाँव की घेराबंदी क्यों कर दी? कौन से कानून के अंतर्गत आप पीड़ितों से मिलने नहीं देने जा रहे थे? आखिर आप क्या दिखाना चाह रहे थे? हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, चीजें ऐसी नहीं चलेंगी। ये देश संविधान के अनुसार चलेगा, आपकी ये दंगे फसाद कराने वाली राजनीति नहीं चलने वाली है। आपको समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटने की राजनीति अब चलने वाली है। हरीश जी, देखिए जो सवाल राजेश जी ने पूछे थे उनके जवाब तो आपने दिए नहीं, ठीक है। हरीश जी एक सेकेंड, डॉक्टर रविकांत आपके पास आना चाहूंगी। आप देख रहे हैं चीजों को, दोनों कैसे आपस में लड़ रहे हैं। क्या इस तरीके से बच्ची को इंसाफ मिलेगा? क्या ऐसी जो ये पूरा केस है उसका सच निकल कर सामने आएगा? मेरी बात सुनिए, मैंने ये कांग्रेस को गुमराह करने को चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए, जवाब दिया और फिर जवाब। हरीश जी मेरी बात सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं को, मैं जवाब देखिए, इनकी जो वोट की राजनीति है, अगर बड़ी जो राजनीति है उसका जवाब इनको मिलेगा। अरे मेरी बात सुनिए, बड़ी पारदर्शिता की बात आप कर रहे हैं, तो आपने मीडिया में जाने से क्यों रोका? मीडिया को तो जाने देते, आप राजनीतिक दलों के लोगों को रोक रहे हैं। चलिए नहीं, पारदर्शिता वाली जो बात है ना हरीश जी, वो गले से अभी उतर नहीं रही है, क्योंकि शुरुआती तौर पे जिस तरीके से 3 दिन मीडिया पे बैन लगाया गया, विपक्ष को मिलने नहीं दिया गया, एक तरीके से परिवार को अंदर ही उनका आरोप था कि उन्हें बंधक बना लिया गया, वो पारदर्शिता वाली बात नहीं थी। रविकांत जी, ठीक है सर, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। रविकांत जी, आप लगातार पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिएक्शन है वो देख पा रहे हैं, वो सुन रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं बहस किसी नतीजे पे पहुंचे। अब जो परिवार है वो कभी सुरक्षा की मांग के लिए अर्जी डाल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कभी वो कहता है कि साहब हमें घर में बंधक बना लिया गया, पुलिस चारों तरफ है। तो ये परिवार की मंशा क्या है? क्या इसे आप समझ पा रहे हैं कि क्या वो कंफ्यूज हैं? क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है? क्योंकि उन्हीं की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी अगर तैनात होते हैं तो उन्हें लगता है उन्हें बंधक बना लिया गया है। देखिए, नहीं, सरकार की मंशा तो बहुत साफ दिख रही है कि वो जिस तरीके से इस केस को हैंडल करना चाहती है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, निर्भया का एक केस हुआ था जिसमें चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक जवान से सबने उस केस के आरोपियों को धिक्कारा था और बाकायदा उसके बाद
उसमें एक कानून बनता है, कोई भी उसके पक्ष में नहीं आया था कि साहब जो आरोपी हैं उनके पक्ष में दलीलें दी गई। लेकिन ये पहला केस है मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद और विधायक भी आरोपियों के पक्ष में खड़े हो गए हैं और जिस तरह के अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा लगता है कि इस देश में वो कानून का राज नहीं बल्कि वो अपने हिसाब से इस प्रदेश को चलाना चाहते हैं। तो वो बिल्कुल साफ है कि अगर आप इस बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते थे तो आपको नियत साफ रखनी चाहिए थी। मीडिया अगर जा रहा था, क्योंकि प्रतिपक्ष की भूमिका आज मीडिया बहुत बखूबी निभा रहा है, तो क्या वजह थी, आपको कौन सा डर था, आप क्या फैक्ट छिपाना चाहते थे? मीडिया जाता अपना काम करता, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष के लोग आ रहे थे, उनको भी आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मसला है कि जिसमें एक स्वर के साथ देश ही नहीं पूरे दुनिया के लोग ये कह रहे हैं कि स्त्रियों पर उत्पीड़न बंद होना चाहिए। तो अगर उसके पक्ष में विपक्ष के लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी किस्म की आपको आशंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने इस केस को पूरा हैंडल किया है, उनको लग ही नहीं रहा था कि इसमें कोई दिक्कत होगी और हम बहुत फासिस्ट तरीके से लोगों को, प्रतिपक्ष को कलंकित कर देंगे। मीडिया, यहाँ तक कि मीडिया वालों को भी धिक्कारा गया। मीडिया के लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया ये पहले कभी नहीं देखा गया था। पुलिस वालों ने धकियाया, एसडीएम ने गालियां दी, तो ये कभी नहीं हुआ था। तो इस तरीके से, और उसके बाद कुछ समय के बाद आप कहते हैं कि साहब इसमें पीएफआई इन्वॉल्व है और ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अरे साहब, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है तो आप पहले दिन उसको बता दिए होते, या एक आपने वेबसाइट का हवाला दिया कि वो वेबसाइट बनी थी जिस पर प्रचार हो रहा था, और जिस रात में आपने जलाया है, आपने जिक्र किया कि फला तारीख को 12 बजे वो वेबसाइट बन के तैयार हुई और 2:30 बजे आपने उस बेटी का शव जला दिया। हरी जी, तो आपसे सीधा सवाल में इतना दुष्प्रचार हो गया था कि आपको लग रहा था कि तबाही आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि लोगों को विभाजित करिए और उस मुद्दे से लोगों को भटका दीजिए। ठीक है रविकांत जी, मीडिया वालों को भी लाठी मारिए। ठीक है रविकांत जी, आऊंगे आपके पास। लोगों को आप किस तरीके से हरीश जी, आपकी जो इंटेलिजेंस टीम है उसको सारी जो चीजें हैं, सारी इंफॉर्मेशन घटना हो जाने के बाद ही क्यों मिलती है? क्यों नहीं पहले ही फंडिंग के बारे में पता किया गया? क्यों ये पहले इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है? सारी इंफॉर्मेशन घटना होने के बाद ही क्यों पता चलती है? सीधा आरोप आप पर यही लग रहा है विपक्ष की तरफ से कि अपनी नाकामी आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और पीएफआई को जबरदस्ती आप घसीट रहे हैं। मुझे तो ये लगता है सरकार को बहुत विनम्रता पूर्वक जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि भाई हम वो आरोप बिल्कुल। रविकांत जी, हरीश जी से पूछा है सवाल, हरीश जी से। ठीक जी हरीश जी, ये जिस तरह के आरोप रविकांत जी लगा रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। और जहां तक पीएफआई की बात है, उसकी जो साजिश की बात है, ये घटना के पहले से थोड़े साजिश है, घटना के बाद साजिश किया और उसके बाद ही। लेकिन हरीश जी देखिए 100 करोड़ की फंडिंग हो रही है और आप और इंटेलिजेंस टीम को मालूम ही नहीं है। ये कब मालूम चलता है? जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है। तो आपकी इंटेलिजेंस जो टीम है वो सतर्क क्यों नहीं है, एक्टिव क्यों नहीं है? नहीं, आपके हिसाब से तो स्वप्नदृष्टा होना चाहिए। ये तो जब चीजें घटित होती है तभी तो मालूम पड़ता है। स्वप्नदृष्टा होकर के तो नहीं कोई बता सकता। सर, घटना होने से पहले भी चीजें पता होनी चाहिए ना कि कहां से क्या गतिविधि हो रही है, क्यों फंडिंग हो रही है। जब आपको मालूम है पीएफआई का नाम, भाई उसी की लीड मिली और वो लीड मिलने के बाद सारे तथ्य सामने आए, ईडी भी उसकी जांच कर रहा है। कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हिडन फैक्टर है। सुप्रीम कोर्ट की भी दखल है, हाई कोर्ट तो घटना होने के बाद होने के इतने दिनों बाद ही पीएफआई को आप बीच में क्यों लेके आए? जब आपसे मामला संभला नहीं, विपक्ष का ये कहना है जब सरकार से मामला संभला नहीं तो पीएफआई को बीच में ले आए। ये सब आरोप फर्जी आरोप है। और जिस तरह जो लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाए कि जातीय दंगे करा सकें, और जो इसमें कामयाब नहीं हो पाए कि हम इसमें जातीय दंगे करा के वोट की रोटी देखें, इन राजनीतिक दलों के लिए तो तीर्थ बन गया था। दलितों का अत्याचार में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, क्यों नहीं ये सब गए? राजस्थान में हो रहा, क्यों नहीं गए? क्या यही दिखाई पड़ रही थी? आप मुझे बताइए। ये सब कहकर राजनीतिक दल जो है वो अपने अपनी सफाई दे रहे हैं कि हमारे काल में इतने रेप हुए, हमारे काल में इतने रेप नहीं हुए। आप वहां क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों नहीं गए? रोटी नहीं सेकते। ठीक है, कपिल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे।
कपीश जी राजस्थान में विपक्ष को किसी ने रोका? ठीक है हरीश जी, ठीक है। कपीश जी दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। देखिए मोनिका जी, एक बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट जब होता है तभी अपराध का गठन होता है। तो और ये दो तथ्यों पे आधारित होता है, एक एक्टस रिया होना चाहिए, दूसरा मेंस रिया होना चाहिए। क्योंकि किसी की मैलिसियस अगर भावना नहीं है और मैलिसियस उसकी कार्रवाई नहीं है तब तक वो अपराध नहीं होता। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप पीएफआई को जो भी आप अब आरोपित करना चाहें करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगा और हमारे हरीश जी जवाब उसका दे दें। मैं ये पूछता हूं कि जो जस्टिस हाथरस वेबसाइट बनी थी उसका प्लेस ऑफ ऑकरेंस क्या था, उसका प्लेस ऑफ टाइम क्या था, उसका ऑकरेंस की डेट क्या थी और उसके कल्प्रिट्स कौन थे, बनाने वाले कौन थे? क्योंकि जब कोई वेबसाइट बनती है तो निश्चित रूप से बनाने वाले भी होते हैं। तो इन चार बातों का जवाब दे दें। दूसरी एक बात का जवाब दे दें, कभी 50 करोड़ कहते हैं, कभी 100 करोड़ कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 200 करोड़ कहिए, लेकिन मॉरिशस से किस अकाउंट से फंड, किस अकाउंट के फंड में आया, कौन किसके नाम कर दिया, वो व्यक्ति कौन है, आपने अब तक पता किया कि नहीं पता किया? फिर तीसरी बात बताइए कि एफआईएफ को आपने किया जब उसको आपको मालूम है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो दिल्ली के अंदर दंगों में, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो कथित रूप से आरोपी था और वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो आपके पास जब इतने तथ्य थे तो आप 8 महीने से सो क्यों रहे थे? आपने अभी तक इस पर बैन क्यों नहीं लगाया? आपको बैन लगाना चाहिए था कि भारत के विरोध में मैं ही अगर काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर विरोध आप दर्ज कीजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इस पे। हरीश जी, आपको करना था वो दूसरों पे क्यों बोल रहे हैं भाई? आप बताएं, आप करिए उस पे कार्रवाई। हाँ। लेकिन आपके पास तथ्य होने चाहिए। मैंने जो चीज कहा उसका अक्षरशः एक चीज का जवाब दे दीजिए। देखिए कपिल जी, जहां तक आपने कही कि कितना पैसा आया, कहां से आया, इसकी तो ईडी जांच कर रहा है और वही उन पूरा ब्यौरा जांच के बाद बताते ना, इसको पब्लिक डोमेन में के बाद जो कोई भी जांच जो है गोपनीय होती है, आपने उसको पब्लिक डोमेन में ला करके केवल अपने सरकार की नाकामयाबी को ढकने की कोशिश की है। पीएफआई से जुड़े हुए जो लोग मथुरा में पकड़े गए, चारों लोग जो अरेस्ट हैं, जिनकी नहीं, उसमें भी एक शख्स, सर उसमें भी एक जो शख्स है ना, उसके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि वो भानुमति ने तुम्बा टैक्सी चलाता है पिछले 10 साल से और वो मथुरा बुकिंग करके जा रहा था, उसे पकड़ लिया। सच क्या है ये जांच का विषय है, हम भी नहीं जानते कि हकीकत क्या है। नहीं, आपको बताइए, केरल से पत्रकार जांच से पहले ये पब्लिक डोमेन में क्यों जाते? ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ। राजेश तिवारी, हाथरस बहाना है, सियासत चमकाना है क्या आप लोगों का भी? क्योंकि आपको भी सिर्फ हाथरस दिखाई देता है, आपको बलरामपुर नहीं दिखता, राजस्थान का बारा नहीं दिखता, हरियाणा, महाराष्ट्र, कई दूसरी जगह जहां पे आपकी सरकारें, वहां पे भी हर घंटे या दिन में कई बलात्कार मामले सामने आते हैं, वहां पे आप लोग नहीं कहते। लेकिन यहां चूंकि बीजेपी की सरकार है तो सियासत चमकाने का अच्छा मौका है, घेर लो यहाँ पे। और राजेश जी, आपके जो सीएम है अशोक गहलोत जी, वो ये कहते हैं ट्वीट करके कि लड़कियां जो है अपनी मर्जी से गई थी लड़कों के साथ, जब रेप हो जाता है तो उनके साथ। नहीं, मुझे ऐसे ट्वीट की जानकारी नहीं ना, हमारे मुख्यमंत्री से कर सकते हैं। देखिए, राजस्थान की जहां तक घटना की बात है, मैं हरीश जी को बताना चाहता हूं, ये खुद जा सकते हैं या उनके यहाँ जो अपोजिशन के लीडर हैं वो वहां जाएं। राजस्थान सरकार ने किसी को नहीं रोका क्योंकि हमारे पास छुपाने की कोई चीज नहीं है। घटना हुई वो दुखद है, सरकार उस पर पारदर्शितापूर्ण कार्रवाई कर रही है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं राजनीति हमें नहीं करनी है, राजनीति तो ये कर रहे हैं। मैं सीधे से पूछना चाहता हूँ हरीश जी से, क्या आप आखिर छुपाना क्या चाहते हैं? पहले आपने मीडिया को जाने से रोका, मीडिया के साथ जिस तरह की बदतमीजी हुई मैं उसकी निंदा करता हूं और ऐसा आज तक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मीडिया पे इस तरह से उनसे धक्का मुक्की की गई हो। दूसरी बात हरीश जी, बहुत क्लियर मैं बात करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है कि हम पीड़ित के साथ हरदम खड़े रहते हैं। आप बलरामपुर की बात कर रहे हैं, बलरामपुर में हमारी जो विधानमंडल की नेता है आदरणीय डॉक्टर आराधना मिश्रा मोना जी वहां गई थी, पीड़ित परिवार से मिली, हमने उनके लिए भी न्याय की मांग की है। और हरीश जी, कागज का ये लिबास आप बदन से उतार दे, पानी बर्फ पड़ेगा कहां मुंह दिखाएंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। पारदर्शिता पे बात करते हुए आप वैसे लगते हैं जैसे कोई कसाई अहिंसा पे बात करे। आपको शर्म नहीं आती इसी बातें करते हुए?
मुझे राजेश जी, आपको लगता नहीं शर्म आ रही है? मुझे लगता है कि सरकार अपना फेलियर छुपाने के लिए कभी भी अखबार में दिखा सकती है, किसी निर्दोष का एनकाउंटर करके बता देगी कि इनकी साजिश थी। आने वाले समय में बहुत मुश्किल नहीं है जब आपके टेलीविजन पे या अखबार में देखने को मिल जाए कि 2 निर्दोषों का एनकाउंटर हुआ है, तो सरकार अपना कॉलर खड़ा करने को हमने जो है उसका बदला ले लिया। आपको शर्म आनी चाहिए। हरीश जी को शर्म आपको आती नहीं है, भाजपा को शर्म आती है, लेकिन बहुत पीड़ित हुआ है, बहुत पीड़ित हुआ है कि आप अपनी पारदर्शिता के चक्कर में झूठ बोल के देश को गुमराह कर रहे हैं। उसकी आत्मा को, उस पीड़िता की आत्मा को शांति नहीं मिली। आप पेट्रोल डाल के लाश जलाएंगे। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पीड़िता की लाश रात में पेट्रोल डाल के जलाई जाती है और आप बात करते हैं सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की। ऐसे कोई योगी, ऐसे कोई मध्य प्रदेश नहीं चला सकता। संवैधानिक जिम्मेदारी होती है, आप अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी माननी होगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो कांग्रेस पार्टी आपको असंवैधानिक काम करने नहीं देगी। तो आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आप जो सोच रहे हैं कि हम जैसा चाहेंगे ऐसा होगा, आपकी तानाशाही चलने नहीं दी जाएगी। आप किसी पीड़ित की आवाज को नहीं दबा सकते, आप मीडिया को नहीं दबा सकते, आप जनता की आवाज को नहीं दबा सकते। आपने पास किया है, इस पास की सजा आपको जनता देगी। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता दोनों आपका चेहरा आपके आईने में दिखाएगी। ठीक है राजेश जी, देखिए शर्म तो सबको आनी चाहिए क्योंकि हम इस मुद्दे पर बैठकर आज भी बात कर रहे हैं इंसाफ, क्योंकि बच्चों को आज भी नहीं मिलता है। डॉक्टर रविकांत, आपके पास आऊंगी। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सभी दलों के नेता, सभी दलों के लोग किस तरीके से असंवेदनशील बातें कर रहे हैं। अगर मैं अशोक गहलोत के ट्वीट को देख लूं तो वो कहते हैं कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी जिनका रेप हो गया। और यहीं आप अगर सपा के नेताओं के बयान भी आपको मालूम है कि कैसे जो है ये कहा जाता है कि लड़कों से गलती हो जाती है। अब बीजेपी का रवैया इस हाथरस कांड में हमने देख लिया है। तो जब तक खुद राजनीतिक दल इस तरीके से बयान जो है करते रहेंगे, वरिष्ठ नेता इस तरीके से बयान देते रहेंगे, कैसे फिर समाज में क्या मैसेज जाएगा? डॉक्टर रविकांत जी, देखिए, चाहे अशोक गहलोत जी का बयान हो या किसी भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री का बयान हो, इस तरह के बयानों से भारतीय समाज नहीं बनता। चाहे तो वो समाज इनसे इंसाफ की कैसे कल्पना कर सकता है? निश्चित तौर पर ये दरअसल जो पुरुषों की मानसिकता है उसमें कहीं ना कहीं वो पितृसत्तात्मक सोच है, और जब एक राजनीति के साथ आप जाते हैं वो सोच कहीं ना कहीं और ऊपरी तौर पर दिखाई देने लगती है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो आप अशोक गहलोत जी की बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि वो अपने बचाव में उन्होंने ये बात कही है, लेकिन कम से कम उसमें ये तो गनीमत है कि वो आरोपियों के पक्ष में नहीं खड़े हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोपी के पक्ष में खड़े हो गए। ये सबसे कतई नहीं निर्भया की हम लोग जो बात कर रहे हैं, संस्कृति है। एक्चुअल में बलात्कारियों को बचाना, उनका पालन पोषण करना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। डॉक्टर रविकांत, क्यों इस मसले पर ज्यादा जल्दबाजी की जाए, क्योंकि आरोपियों का भी अपना मत है। वो भी कह रहे हैं कि उनकी तरफ से भी सफाई दी जा रही है कि उनकी दोस्ती थी लड़की से, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो माँ है, जो भाई है, उनकी तरफ से पीटा गया, तो हमें कोई जल्दबाजी इसमें नहीं करनी चाहिए। जांच होगी, उसमें जो सामने आएगा वही सच होगा। न्यायालय तय करेगा उसको। अब जांच एजेंसी भी नहीं तय कर, निश्चित तौर पर वो तो अब न्यायालय तय करेगा किसका दोष है किसका नहीं है। हाँ। लेकिन ठीक है, ये आरोप ये सरासर गलत है। योगी जी की सरकार पीड़िता को हर हालत में न्याय दिलाने के लिए संकल्प है। योगी जी की सरकार ही चाहती है। लेकिन हरीश जी, ये तो आप मानते हैं ना कि शुरुआत में जो रवैया दिखाया गया था प्रशासन की तरफ से वो वाकई असंवेदनशील था? हरीश जी, ये तो आप मानते हैं ना कि जो शुरुआत में जो रवैया दिखाया गया था प्रशासन की तरफ से वो वाकई असंवेदनशील था? बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन की अगर चूक न हुई होती तो ये जो लोग बातें कर रहे हैं किसी को मौका नहीं मिलता। कहीं न कहीं वहाँ के जिला प्रशासन को उसकी अवश्य थी और उसकी गलती अवश्य थी, जिसके कारण इस तरह की बातें आ गई। जिलाधिकारी हाथरस को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? जिलाधिकारी हो चाहे कोई हो, उनकी जहाँ जिसकी गलती पाएगा कोई नहीं जाएगा। कपीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाथरस को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? ठीक है हरीश जी, वो भी सस्पेंड किया जाएगा, उससे बड़ी कोई सजा होगी वो भी होगी। ठीक है, कपीश जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता प्रवक्ता जो हैं किस तरीके से अपने सरकार को बचत कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए, उनका धर्म।
लेकिन हकीकत ये है कि डीएम साहब ही उस नोडल अधिकारी हैं उस जिले के, और उन्होंने ऑन एयर पीड़िता के परिवार को धमकाया था और आज तक उनका उस पर स्नेह बनाई हुई है योगी सरकार। तो ये क्यों ना माना गया कि योगी सरकार की जो मंशा थी उसका आईना थे जिलाधिकारी, इसी वजह से उनका सस्पेंशन नहीं किया गया। और मीडिया को शांत कराने के लिए, विपक्षी दलों को शांत कराने के लिए, प्रदेश की जनता को शांत कराने के लिए जानबूझ के 5 पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई कर दी। दूसरी बात मोनिका जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, तमाम बलात्कारों को जोड़ा जा रहा है, चाहे राजस्थान के अंदर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर और जगहों पे घटित हुआ हो। देखिए, बलात्कार तो बलात्कार होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वो किसी की भी लड़की के साथ हो, किसी भी महिला के साथ हो, इसकी अस्मिता पे, उसकी आत्मा पर चोट होती है, इससे बड़ा गंभीर अपराध नहीं हो सकता है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। बलात्कार के मुकदमे सब एक जैसे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी अभी जस्टिस वर्मा आयोग जब गठित हुआ था, 376 के अंदर जो मृत्यु दंड दिया गया है, उसमें भी कहा गया है कि जो बलात्कार करके करा है अगर किसी व्यक्ति ने, और उसमें अगर उसने वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी पे चोट पहुंचाई है जिससे मृत्यु तारीख हो सकती है या हो गई है, तो ऐसे मौके, ऐसे बलात्कार पे जो है वो फांसी की सजा होगी, वरना फांसी की सजा नहीं होगी। मैं आपसे ये इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, तथ्य के ऊपर निर्भर करता है कि किस पर कितनी भार्यता दी जाएगी। ये तो इंडियन पिनल कोड कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो ऐतिहासिक रूप से इनकी सरकार के द्वारा गलतियां की गई हैं और जो कि विश्व के मानक पे इंडिया के चेहरे को शर्मसार किए हैं, तो इसलिए उस पर लोगों की है। 1 मिनट, बस 1 मिनट, आखिरी बात। मोनिका जी, आपने एक बात कहा, सारी चीजों की रखवाली करते हुए आपने माननीय नेताजी के बयान पर आया, आपने कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है, ये बात उन्होंने कहा, तो इसका क्या मतलब? देखिए, एमजे अकबर साहब ने 20 महिला पत्रकारों के साथ रेप किया और मीटू पे उनके ऊपर आरोप लगा, बावजूद उसके मंत्री समूह की जांच बैठी, नरेंद्र मोदी जी ने धीरे से जांच सरका ली, किसी को कुछ नहीं पता चला, और एक भी थाने के अंदर एमजे अकबर के खिलाफ बलात्कार की कोई धाराओं में मुकदमा नहीं कपिश जी, लेकिन उस पर ये कह देना कि किसी भी रेपिस्ट को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, ये तो गलत है ना। वो सबके सामने ये कह रहे कि बच्चों से, लड़कों से गलती हो जाती है, ये गलत है। नहीं मोनिका जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी के प्रश्न पर आ रहा था, ताकि मीडिया कम से कम अपनी चीजों को समझ ले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब दामिनी का केस हुआ था, निर्भया का केस हुआ था, जस्टिस वर्मा बयान नहीं है ना, देखिए आजम खान का भी बयान है, बहुत सारे बयान है, ऐसे किस बयान की मैं बात करूं? संरक्षक पर आरोप लगाया है, मेरी बातों को आने दीजिए, इतनी भी जल्दी क्या, अभी बहुत समय। 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। जस्टिस वर्मा आयोग ने 2 बातों से संस्तुतियां मांगी थी। एक तो 376 के अंतर क्यों ना फांसी की सजा कर दी जाए, दूसरा कि किशोर न्याय अधिनियम जो बालकों की उम्र है अवयस्कों की तय करने की, उसको क्यों ना कम कर दिया जाए, क्योंकि ये सरकार का मानना था कि अब बहुत कम समय में बच्चे बड़े हो जा रहे हैं और वो अपराध की प्रकृति को समझते हैं। इससे पूरे देश भर से राय मांगी गई थी और आडवाणी जी से लेके स्वर्गीय सुषमा स्वराज और जेटली साहब ने भी ये कहा था कि नहीं, बच्चों की जो उम्र उसमें दर्ज है बालिकता की, उससे पहले वो किशोर न्याय अधिनियम में जो बालक की बयानों का बचाव नहीं कर सकते। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, जस्टिस आजम खान का बयान बहुत शर्मनाक था। उन्होंने कहा था रेप विक्टिम को कि वो घर पे बैठे ना बताएं उनका रेप हुआ है, क्योंकि उनकी बदनामी होगी। सर कैसी बात आप कर रहे हैं, इसका बचाव आप नहीं कर सकते। गायत्री प्रजापति आज की मुद्दा कुछ और है। देखिए बयानों पर अगर मैं बहुत समय निकल जाएगा, बयानों पर अगर आप सफाई देते रहेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। हमें और भी बात करनी है, मुद्दा आज कुछ और है। बातों को गलत तरीके से आप लोग ने समझना का काम किया। गायत्री प्रजापति गलत तरीकों से नहीं सर, सबने क्या कहा था, उन्हीं के शब्द, उनके वीडियो हमने सब दिखाया और सबके सामने वो सब जानते हैं। लेकिन हरीश जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, हरीश श्रीवास्तव जी, ठीक है, कपिश भाई, ठीक है, हो गया, ठीक है। हरीश जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि दोषी कौन है ये न्यायालय तय करेगा, कोर्ट तय करेगा कि कौन दोषी है, किसने क्या अपराध किया। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, विधायक उस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जा रहे, जबकि विपक्ष वहां पे पहुंच रहा है, वो जिद कर रहा है जाने के लिए? देखिए, वो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सफाई आयोग को भेजा था। हरी जी, रोकना चाहूंगी आपको, इस बीच ये भी आरोप लग रहा है कि आपकी पार्टी के नेता जो है आरोपियों से जेल मिलने जा रहे हैं, आरोप ये भी लग रहा है। आरोप नहीं पता इसके बारे में, कोई मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, सच्चाई है। लेकिन
मैंने शुरू जहाँ में तक कहा इसका कि जहाँ तक इस तरह के आरोप है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सफाई आयोग के चेयरमैन को, आयोग के लोगों को भेजा उनका कि आप जाइए वहाँ राजेश जी आऊंगी आपके जांच पास। करके आइए। तो इस तरह की बातें कहना, और अगर कोई अनर्गल बयान नहीं सर, मैं तो इसलिए पूछ रहा था ना, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आज जब आप लोग सत्ता में हैं, जब विपक्ष में थे ना, जब दामिनी कांड हुआ था दिल्ली का, तब स्मृति ईरानी और दूसरे कई मंत्री जो आज मंत्री हैं, जब विपक्ष में थे तो वो सड़क पे थे, वो पीड़ित के साथ थे। आज वो दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या जब सरकार में आते ही जिम्मेदारियां या जो हमारी इंसानियत है वो भी मर जाती है क्या? देखिए, अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी को भेजा और एसीएस होम को भेजा। ये नहीं है सरकार, मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं गए? मुख्यमंत्री जी हर जगह मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं गए? कोई मंत्री क्यों नहीं गया? मंत्री जी जहाँ जब आवश्यक होगा मंत्री क्यों नहीं गया? जब आवश्यक होगा मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे। कांग्रेस की शराब पे नहीं, कोई मंत्री क्यों नहीं गया? वो ये मिलने, ये सरकार ये तय करना सरकार का काम है, किसको नहीं कीजिए। ये तय करना सरकार का काम है, किसको भेजे किसको नहीं। कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं हम करेंगे आप मानवीयता भी कोई मुख्यमंत्री जी को जिसको तय करना होगा, इंसानियत भी कोई चीज नहीं है। ठीक है, कीजिए, आप तय कीजिए कौन जाएगा तो कौन नहीं कांग्रेस के जाएगा। पास नहीं है। डॉक्टर रविकांत, इस लड़की के साथ जो हुआ उसे इंसाफ कैसे मिलेगा? क्योंकि जब हम पॉलिटिकल पैनल के साथ बैठते हैं तो सिर्फ मेरे तेरे किया जाता है, तू मैं होता है ना। बलात्कार गिनाए जाते हैं कि साहब आपके यहाँ पे इतने, हमारे यहाँ पे इतना, आपके वक्त इतने हुए, हमारे यहाँ पे इतना। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बच्ची को इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ मिलने के लिए जांच करेगी, न्यायालय तय करेगा, वो और प्रतिपक्ष हो या मीडिया हो और यहाँ तक कि सत्ता पक्ष हो, उसे पीड़ित के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और बिना किसी दबाव के और बिना किसी बदनीयत के उस पीड़ित के न्याय के पक्ष में खड़े होकर के निष्पक्ष जांच करा करके और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से आपने हाथरस में किसी मीडिया तक को नहीं घुसने दिया, नेता प्रतिपक्ष के नेताओं को नहीं जाने दिया गया, लेकिन उसी हाथरस के भीतर सवर्ण समाज परिषद नाम से कोई संगठन था जो बीजेपी के कोई पूर्व विधायक थे वो चलाते हैं। उन्होंने वहां पर बाकायदा मीटिंग की और उस मीटिंग में कुछ दो नौजवानों ने जो बहुत उग्रता पूर्वक दलितों को, वहां वाल्मीकि समाज के लोगों को जिस तरीके से धमकाने की जो कोशिश की है, मुझे लगता है कि उससे पूरे समाज में ये मैसेज गया है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। तो प्रथम दृष्टया तो आपको ये स्पष्ट करना होगा कि सरकार की नीयत साफ है और सरकार पीड़ित के पक्ष में खड़ी हुई है। दूसरी बात कि मीडिया को पूरा स्पेस मिलना चाहिए, जो नेता चाहे प्रतिपक्ष हो, प्रतिपक्ष को भी जाने का मौका मिलना चाहिए और स्वयं सत्ता पक्ष के लोगों को भी ये दिलासा देनी चाहिए कि नहीं साहब हम आपके पक्ष में खड़े हैं, एक बेटी का मामला है। तभी इस तरह के केसेस को आप हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ दबंगों को वहां छोड़ देंगे। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि आपने दबंगों को छोड़ रखा है और जातीय हिंसा करने की वहां कुछ साजिश लग रही थी, लेकिन जब वो नाकाम हो गई और सोशल मीडिया पर इस तरह का ट्रेंड चलने लगा कि कहीं मोदी जी ने तो योगी जी ने भी उसका संकेत किया कि जातीय हिंसा की तरफ ये केस जा रहा है और कुछ लोगों ने बाकायदा धमकी दी सोशल मीडिया पर, जो संभवतः ठाकुर जाति के लोग थे या सवर्ण लोग थे, उन्होंने धमकी दी दलितों को। इससे ये लगता है कि सरकार उनके प्रति नरम है, उनके साथ खड़ी हुई है, या सरकार की शह पर वो लोग जाकर के दलितों को धमका रहे हैं। तो इससे तो सरकारी निष्पक्षता नहीं दिखती और कहीं ना कहीं उसकी नीयत साफ नहीं दिखती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे केस में पीड़ित को कोई न्याय मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, इसका मतलब डॉक्टर रविकांत आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है इस केस में। ठीक है, राजेश जी आपके पास आऊंगी। जब हरीश चंद जब अपने जवाब दे रहे थे तो आप बीच में कुछ बोल रहे थे, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरा सबसे बड़ा प्रश्न, मेरी जो उंगली उठ रही है, उन्होंने कहा कि बड़ी पारदर्शिता से चीजें हो रही है। मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि दो तीन चीजें मैं इससे पहले पूछा कि भैया बताइए आप पारदर्शिता आपकी कहाँ थी,
मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया गया? और क्या विपक्ष को किसी पीड़ित के पास जाने में वीजा लेना पड़ेगा? अगर मैं पीड़ित हूँ और विपक्ष का कोई नेता, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, अगर विपक्ष आप पीड़ित से मिलना चाह रहे थे तो क्या है कोई दूसरा देश है राजेश उनको जी, पासपोर्ट वीजा? मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप। ठीक है राजेश जी, आपकी बात सुनूंगी, लेकिन एक बात मेरी भी सुनिए। देखिए, एक तरीका होता है, ठीक है, सरकार की तरफ से बहुत सारी कमियां थी, वो मैं लगातार बोल रही हूँ और शुरू से हम ये कहते हुए आ रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, लेकिन एक तरीका होता है। आप पीड़ित परिवार से अगर मिलने जा रहे हैं तो इतना बड़ा हुजूम नहीं आप लेके जाएंगे जैसे आप नामांकन के लिए जा रहे हैं। आप ये कोई तरीका नहीं है। पहले बात सुनिए, पहले दिन हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका जा रहे, कितने लोग थे उनके साथ? गिने चुने लोग थे। लेकिन जब आपने काफिले को रोका, उनके साथ बदतमीजी हद तक कि प्रियंका गांधी के कुर्ते पे यहाँ का जो मेन कांस्टेबल है, एक दरोगा, उनके महिला के हाथ कुर्ते पे हाथ लगाता है, उनकी बेइज्जती करता है। आप ये बताइए, योगी जी के सह तो नहीं हुआ तो और क्या हुआ? जब नेता का सम्मान खतरे में आ जाएगा तो कार्यकर्ता उस साथ जाएंगे। ये कार्यकर्ता बुलाए नहीं गए थे, ये कार्यकर्ता उस पीड़िता को न्याय दिलाने के साथ हमारे नेता के साथ गए थे, किसी का आह्वान किया नहीं किया गया था। और दूसरी बात, हरीशचंद्र जी, आप ये बताइए, आप बड़े पारदर्शिता, बड़े कानून की बात करते हैं, जो गांव में घेरा आपने बनाया था, क्या वो घोषित कर्फ्यू था? आपको बता देना चाहिए था कि मुनादी होती है कि फला गांव में कर्फ्यू लगा। मेरी समझ में आता, लोग नहीं जाते, लेकिन यह घोषित कर्फ्यू आखिर क्यों, क्या छुपाना चाहते थे आप? वो आप बता रहे हैं पारदर्शिता की बात। महाशय, आप एक बात जान लीजिए, आपका घड़ा बहुत आपका फिर चुका है। आए दिन बलात्कार, आए दिन हत्या। अभी महोबा में एसपी खुलेआम व्यापारी से चंदा मांग रहा था, त्रिपाठी जी से, उन्होंने आत्महत्या कर ली। बताइए उनके साथ आपने क्या किया, क्या कार्रवाई आपने की? और दूसरी बात, आप जो पारदर्शिता की, मानवता की, बड़े ऊंचे आदर्शों की बात करते हैं, ये ऊंचे आदर्श सिर्फ भाषणों में नहीं होते, ऊंचे आदर्शों को जीना पड़ता है। और कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी का आदर्श, मेरी बात सुनिए हरीशचंद्र जी, सुनिए मेरी बात, हरीशचंद्र जी मेरी बात सुनिए। झूठ का लिबास उतार दीजिए, आपके झूठ का समय खत्म हो चुका है। आपका नेता, आपका सांसद जेल में जाकर उससे मिलता क्या पीता है? कितने मंत्री आपके हैं, कितने मंत्री आपके क्या आपका कोई मंत्री आवाज प्रधानमंत्री आवाज वो पीड़िता के परिवार से नहीं जाता? डीएम जो होता है मुखौटा होता है, पूरा डीएम है, किसी जिले का डीएम शासन का मुखौटा होता है। आपने डीएम को क्यों लगाया? आपने डीएम को क्यों नहीं लगाया? ठीक है हरीश जी, आप विपक्ष को भी, प्रदेश की जनता को भी, और वो लोग जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, उन्हें आश्वासन दे कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द उस बच्ची के साथ इंसाफ होगा, जांच तेजी से की जाएगी, सीबीआई सिफारिश जल्दी से की जाएगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। नहीं, बहुत पहले से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ बात को कहा है कि पीड़िता के न्याय के लिए किसी को विश्वास है, विश्वास है नहीं, कोर्ट से काम नहीं चलने वाला और सीबीआई को जांच दी। तो ये जो विपक्ष इस पे इस पे कांग्रेस पार्टी की मांग है, को गुमराह कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करता हूँ, वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का इनको डीएम। ठीक है कपिश जी, आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं? मेरे पास बहुत कम वक्त है सर, 10 सेकंड। मेरी मांग है कि बहुत सीधी सी बात ये है, हाथरस के डीएम का नार्को टेस्ट बहुत सीधी। ठीक है राजेश जी, ठीक है, हाँ कपिश भाई। देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है कि इस केस में मुझे न्याय मिलता दिख नहीं रहा है, क्योंकि न्याय को विफल करने के लिए जो भी रास्ता अख्तियार हो सकता था वो सब प्रशासन ने और शासन की अनुमंशा के अनुरूप किया है। चाहे एफआईआर डिलीट करना हो, 4 बार में एफआईआर को सही करना हो, उसका फोरेंसिक जो है 11 दिन के बाद कराना हो, पीड़ित लड़की का सही जगह ट्रीटमेंट न कराना हो, उसके बाद उसके मर जाने के बाद उसका दाह संस्कार की जगह उसकी चिता की जगह जो है उसके शव को फूंक दिया गया, छत विक्षत कर दिया गया, डीएम के द्वारा हटाया जाना,
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा पहले ही SIT जांच बैठने के बाद भी ये कह देना कि बलात्कार नहीं हुआ, सिमेंस नहीं पाया, यानी आपके अभी कई सवाल हैं और असमंजस जो है वो विपक्ष का बना हुआ है, ऐसे में जरूरी है अब तक नोटिफिकेशन ना होना और जांच ना शुरू करना और जांच में जानबूझ के और देरी करना, साक्ष्यों के साथ खेलना और चलिए, ये कई सवाल हैं जो अभी बने हुए हैं और इनका जवाब आना बाकी है। बहुत शुक्रिया कपीश श्रीवास्तव, हरीशचंद्र श्रीवास्तव, राजेश तिवारी, डॉक्टर रविकांत, आप चारों का बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए। कई सवाल थे जिनके जवाब मिले, कई सवाल अब भी हैं जिनके जवाब आना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल राजेश जो बनकर उभर रहा है वो ये है कि जो आरोपियों द्वारा एसपी को जो चिट्ठी लिखी गई है, जो पत्र लिखा गया है, उसमें जो तमाम बातें कही गई है उसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई उस चिट्ठी पर अगर हम नजर डालें उसके हिसाब से क्या वाकई ये ऑनर किलिंग है या फिर ये एक दाव है आरोपियों का सजा से बचने का, ये सबसे बड़ा सवाल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फॉर वॉचिंग।